नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा पर बात करेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा जो एनईपी है 2020 पर बात करेंगे और आरटीई पर बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन पर, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या सीटेट का सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर को हम सभी समझने वाले हैं और सीखेंगे। दोस्तों, बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, परखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा और इसे पढ़ें और फिर बताने की कोशिश करें क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। मित्र देखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें वह कर रहा है आपसे सुविधाहीन, क्या कर रहा है, सुविधाहीन व वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन में कह रहा आप सभी से, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें। कह रहा कि भाई साहब सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। कह रहा इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए। कह रहे सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्त, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को आपसे जो पूछा जा रहा है ना, वह सुविधाहीन व वंचित समूह के विद्यार्थियों की बात कर रही है। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक साथ बैठकर क्या करेंगे, पढ़ाई सुचारू रूप से जारी करेंगे। जब आप विशिष्ट में किसी प्रकार का बच्चा हो, हम किसी बच्चे से भेदभाव नहीं करने वाले हैं, सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हम सभी को शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहा कि सुविधाहीन व वंचित समूह के विद्यार्थी हैं, संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को करना है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। एकदम बात कहीं ना कहीं ए ऑप्शन हमारा राइट बन रहा है। अच्छा, उससे बेटर भी देख सकते हैं क्या, ऑप्शन संख्या बी में क्या है, कह रहा छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना। देखिए, किसी बच्चे की कमजोरी को जो उजागर करने की कोई बात नहीं की जाती समावेशी शिक्षा में। सभी बच्चों का सम्मान, सभी का आत्मसम्मान करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट सभी का है, और किसी न किसी बात पर ऐसी कमजोरी को बताएंगे तो बच्चा जो पढ़ना चाह भी रहा होगा वह भी नहीं पढ़ेगा। इसलिए बताना नहीं है, आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, चाहे वह किसी प्रकार का बच्चा हो, चाहे सामान्य से इतर कोई भी प्रकार से, विशिष्ट के अंतर्गत चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो या फिर मूढ़ बुद्धि बालक हो या पिछड़ा बालक हो या असक्रिय बालक हो या किसी प्रकार का हो, श्रवण बाधित या दृष्टिबाधित या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालक, तो कहीं ना कहीं किसी अलग संकाय में नहीं पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। अच्छा, डी में सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। डी में करा सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात नहीं की जाती है, लचीलापन पाठ्यक्रम की लचीले पाठ्यक्रम की बात की जाती है, इसलिए यह भी हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सीधा सा मतलब है हमारा ए ऑप्शन बनेगा ही बनेगा और उससे इतर कुछ ऑप्शन हो नहीं सकता है। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी किसकी जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, कौन किसके अनुसार यथोचित जो समायोजन करता है, तो इसे बताएंगे दोस्त। कर अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, कर स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, या छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, या छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। क्वेश्चन संख्या आपके सामने सेकंड है और आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। देखिए दोस्त, तो समावेशी शिक्षा में यह नहीं कहा जाता अभिभावक से, देखिए कोई मतलब नहीं, अभिभावक और स्कूल की जरूरतों के अनुसार कैसे होगा। अच्छा, अभिभावक जा रहा है पढ़ने की, बच्चा जा रहा है, तो बच्चा अगर जा रहा है तो बच्चे के अनुसार जो कुछ होगा उसी के अनुसार बदलेगा बनेगा। तो या तो नहीं बनेगा क्योंकि अभिभावक स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। कह रहा कि स्कूल छात्र की जरूरत के अनुसार, सही है बात भाई साहब। जो स्कूल होना चाहिए, जो उसका बच्चे का स्कूल है, वह बच्चे की जरूरत के अनुसार हो, बच्चे को जो आवश्यकता है उसको पूर्ति के लिए हो विद्यालय, और इसीलिए जो हमारा राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। कहा छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, क्या छात्र स्कूल की जरूरत को पूरा करने के लिए जा रहा है? नहीं, स्कूल जो है, जो छात्र है वह स्कूल की जरूरत को
पूरा करने के लिए नहीं जा रहा है, जो कि छात्र की जरूरत पूरे करने के लिए स्कूल होना चाहिए। समझ रहे, स्कूल होना चाहिए ऐसा जो छात्र की जरूरत को पूरा कर सके। इसलिए दोस्तों या सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार, क्या छात्र इस वजह जाए कि टीचर के पास पैसे बन जाए और पढ़ाई लिखाए ना टीचर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ना होगा हमारा डी ऑप्शन, ना होगा सी ऑप्शन, ना होगा ए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे होना चाहिए। द स्कूल क्या होना चाहिए, द स्कूल अकॉर्डिंग टू द नीडेड ऑफ द स्टूडेंट। तो आपके स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार स्कूल होना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। तथा शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। किसके समावेशन में मदद मिलेगी, वाक बाधित वाले छात्र या दृष्टि बाधित छात्र या प्रतिभाशाली छात्र या सृजनात्मक छात्र। देखिए मैंने आपको बताया समावेशन में, जब समावेशी शिक्षा की आप बात करते हैं दोस्त, चाहे वह सामान्य बच्चा या विशिष्ट बच्चा, कोई भी बच्चा हो, सब एक ही साथ बैठेंगे। देखिए विशिष्ट जो स्पेसिफिक जो चिल्ड्रन होंगे, चाइल्ड होंगे, वह क्या होंगे, उसमें से बात करें तो कई प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। जैसे आपके प्रतिभाशाली बच्चा भी क्या होगा, एक तरीके से वह क्या है, एक तरीके से विशिष्ट बच्चा है। तो प्रतिभाशाली बच्चा भी क्या है, प्रतिभाशाली भी बच्चा, वह एक तरीके से प्रतिभाशाली बच्चा भी, बालक भी क्या है, वह विशिष्ट बच्चा है। अच्छा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है, तभी क्या होगा, सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपवंचित बालक, आर्थिक रूप से अपवंचित बालक भी क्या होगा, वह आएगा, अपवंचित बालक भी उसमें आएगा, किसमें, वह विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। या दृष्टि बाधित बालक हो वह भी आएगा, दृष्टि बाधित बालक है वह भी आएगा। अच्छा, श्रवण बाधित बालक है तो वो भी आएगा, श्रवण बाधित बालक है वह भी आएगा। अच्छा, इसमें बात किया जाए, इसमें आप एक काउंट कर सकते हैं, पिछड़ा बालक होगा तो भी इसी में आएगा। तो तमाम तरीके से बालक, पिछड़ा बालक होगा तो भी इसी में आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, चाहे वह किसी प्रकार से वह सामान्य से इतर होगा, सभी बच्चे, जैसे सृजनात्मक बालक भी उसी में आएगा। अच्छा, वाक बाधित भी बालक आएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या देखिए, फर्स्ट में करा ए ऑप्शन में करा फर्स्ट, बी में करा सेकेंड और थर्ड, सी में करा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, डी में करा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो हमारा क्या बनेगा, डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा, क्योंकि चारों के चारों जो दिए गए हैं वह अपने आप में क्या है, सभी के सभी बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठेंगे और समावेशन में मदद मिलेगी। चारों के चारों ऑप्शन आपके राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम क्या होगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। अच्छा, सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा है, कारण जो क्रिएटिविटी वाले बालक हैं उसकी विशेषता कौन सी इसमें से नहीं होगी। तो कह रहा है यहां पर देखिए, स्टूडेंट विथ क्रिएटिविटी, तो कह रहा है कि उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। अच्छा, बी ऑप्शन में कह रहा वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सी में कह रहा उनमें नए विषयों की सीखने की जिज्ञासा कम होती है। अच्छा, डी में कह रहा वे अक्सर नए विचारों नवाचारों के साथ आते हैं। देखिए मित्र, जब आप बात करते हैं इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, तो सृजनात्मकता वाले बालक क्या होते हैं ना, वह हमेशा से उत्सुकता उसमें ज्यादा होती है, जिज्ञासा उसमें ज्यादा होती है और कुछ न कुछ नया हमेशा करने की कोशिश उनकी जारी रहती है। हमेशा नए तरीके से वो चीजों को प्रेजेंट करने की और प्रस्तुत करने की कोशिश होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी विशेषता नहीं होगी, कौन सी इसमें विशेषता नहीं होगी। एकदम कर रहा है उनकी समस्याओं को सुलझाने की कौशल क्या होगा, उच्च कोटि का होगा। तो मैंने आपको बताया कि उनका क्या होता है, उनकी जो स्किल होती है हाई ऑर्डर होती है, मतलब उच्च कोटि का होता है। ये तो पॉजिटिव है क्योंकि हमको निगेटिव ढूंढना। चलिए, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। अच्छा, वे विभिन्न तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है वह कई तरीके से वह क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में, अलग अलग रास्ते से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती, ऐसा नहीं है दोस्त, उनमें सीखने की जिज्ञासा क्या होती है, अधिक होती है। और इसी वजह से क्या हो गया, यही ऑप्शन आपका गलत है। यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो गलत ही हमारा क्या होगा, गलत ही हमारा राइट आंसर होगा। एकदम आपका जो होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, डी में क्या कर रहा है, वे अक्सर नए विचारों और नया नवाचारों के साथ आते हैं। एकदम बात
यह भी सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन संख्या सी गलत सेंटेंस था, तो गलत सेंटेंस ही हमें पहचान करनी थी, तो गलत ही हमारा सी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे आप लोग और फिर बताइएगा क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। कर व्हाट डज इंक्लूजन मीन, कर कि इंक्लूजन का समावेशन का क्या अर्थ है। अच्छा देख लेते हैं क्या अर्थ है। करा कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। अच्छा बी में करा कि अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। कर भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। या कर भागीदारी और जुड़ाव के समान अवसर देना। तो दोस्त इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए। देखिएंगे आप, बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छे प्रश्न, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में दिखाई देते हैं। अच्छा आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, समावेशन का मतलब याद देखिए, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। देखिए उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, वह समाज में कितना पिछड़े हैं, कितना आगे हैं, उससे कोई मतलब ना होकर अगर कोई बच्चा विद्यालय में आ गया, क्लास में आ गया, तो वह एक ही प्रकार का बच्चा है। चाहे वह ऐसा आप कभी भी बिहेव नहीं करें कि ये अच्छा घर का बच्चा है, इसके पास पैसे हैं, यह सही तरीके से, ऐसा कुछ आपको बिहेव नहीं करना टीचर के रूप में। तो समावेशन का सीधा सा मतलब जब विद्यालय बच्चा आए तो उसके साथ चाहे वह कोई किसी प्रकार का बच्चा हो, सभी के साथ एक प्रकार से क्या करना, हमें व्यवहार करनी। इसीलिए करा सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर क्या करनी है, उसे अपना लेना। और राइट आंसर हमारा समावेशन का यही मतलब हो जाएगा। अच्छा इसमें करा बी ऑप्शन करा अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली। देखिए जब आप अलगाव पैदा करने वाली बात हो रही नहीं कि अनदेखा करना है, तो अपने आप में क्या होगा, अनदेखा करने कहीं ना कहीं आप वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान नहीं दे रहे हो और वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान देना है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। कर भेदभाव को बढ़ावा देना, तो आप जानते हैं भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना। जब भेदभाव को आप बढ़ावा देंगे तो फिर कहाँ इंक्लूजन का मतलब कहाँ रह जाएगा, समावेशन का मतलब अपने आप में गलत खत्म हो जाएगा। अच्छा भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, करा असमान अवसर की बात करा तो आप जानते हैं यहाँ पर समान अवसर होता तो हमारा बात बन जाता, क्योंकि जब सभी को हम समान तरीके से देखेंगे तभी तो समान अवसर देंगे। इसलिए दोस्त आपका या जो आपका डी ऑप्शन है या भी अपने आप में गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में समावेशी शिक्षा से पूछे जाएंगे और अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न अगर 6 नंबर के लिए, समावेशी शिक्षा या प्रतिपादित करती है। अच्छा समावेशी शिक्षा क्या प्रतिपादित करती है कि हमें किसको दुरुस्त करने के लिए किसे बदलना चाहिए। का तंत्र प्रणाली अधिगमकर्ता, करा समाज विद्यालय पाठचर्या, करा अधिगमकर्ता तंत्र प्रणाली या विद्यालय पाठचर्या प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों करा कि क्या इसमें से आपको क्या इसमें से चेंज करना है, किसको बदलना है, किसको सही करने के लिए। बेहतरीन प्रश्न और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपक जाते हैं एकदम। तो दोस्तों आप देखिए, पहले हम फिल करेंगे और समझते हुए चलेंगे। अच्छा हम एक एक करके चीजों को भरेंगे। देखिए समावेशी शिक्षा या प्रतिपादित करती है, ठीक है। आगे करते हैं कि हमें किसे दुरुस्त करना है, करा तंत्र। अगर हम ए ऑप्शन को भरते हैं, तंत्र प्रणाली दुरुस्त करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना है, अधिगमकर्ता को नहीं बदलना है भैया। हमें अधिगमकर्ता वही रहेगा, तंत्र प्रणाली को, सिस्टम को बदलना है। इसलिए ऑप्शन नहीं बन सकता, ये ऑप्शन नहीं बन सकता। अच्छा करा कि आगे हम करते कि हमें समाज को दुरुस्त करने के लिए विद्यालय पाठचर्या। भाई विद्यालय समाज को हम दुरुस्त करेंगे क्या, हमारा समाज हम दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। समाज बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, करे कि हमें अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए क्या बनाना है, तंत्र प्रणाली बदलनी है। एकदम क्या हो जाएगा हमारा, एकदम राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी। यहां पर हम फिल करते हैं। अगर हम कहें कि अधिगमकर्ता, क्या लिख दें, अधिगमकर्ता दुरुस्त करने के लिए क्या बदलनी है, तंत्र प्रणाली बदलनी है। तंत्र प्रणाली सिस्टम जो बना है उसको हमें चेंज कर देना। एकदम बात सही है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। अच्छा डी ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा लिखा है और कंपटीशन अपने आप में निगेटिव है, तो इसलिए हो नहीं सकता दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हमारा 6 का सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कौन सा हेल्पफुल होगा किसके लिए? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए। विद्यार्थियों की भी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना, कल फीलिंग ऑफ कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, कल अनम पाठचर्या और अनम स्कूल कैलेंडर, कल इनफ्लेक्सिबल कैरिकुलम एंड द इनफ्लेक्सिबल स्कूल कैलेंडर, या फिर आपसे कह रहा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, तो कह रहा कि सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। कौन कह रहा इसमें से कौन सा राइट आंसर आपके लिए बन सकता है? समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? चलिए हम सहायक की बात कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा में कौन सी सहायक होगी? देखिए मैंने आपको सीधा सा बताया कि सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक साथ बैठेंगे। अब कौन सा सहायक होगा, कौन सा सहायक नहीं होगा, इस बात को हम चर्चा करते हैं। कह विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों आप जानते हैं प्रतिस्पर्धा अपने आप में बहुत खतरनाक शब्द है और अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अगर बच्चे के बीच आप लाएंगे तो जब कंपटीशन आ जाएगा तो बच्चे के बीच क्या होगा? ईर्ष्या भावना उत्पन्न होगी कि हम आगे निकले और आप आगे निकले, ऐसे क्या होगा? हम तुम में बनता रहेगा मामला और बिगड़ जाएगा क्लास का माहौल। तो दोस्त यह ऑप्शन नहीं होगा। अनम्य पाठचर्या तो आप जानते हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनफ्लेक्सिबल नहीं होगी। आप जानते हैं लचीलापन कैरिकुलम की बात करता है और फ्लेक्सिबल स्कूल कैलेंडर की बात करता है, इनफ्लेक्सिबल की नहीं करता है। तो दोस्तों यह आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, एकदम सही है। आप जैसे बच्चा पढ़ना चाहे उसी हिसाब से हम क्या करें? उचित आवास देने की कोशिश करेंगे, उसी हिसाब से माहौल में ढालने की कोशिश करेंगे और बच्चा समझेगा। और समावेशी शिक्षा में यही सहायक है। राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। डी में करा सख्त शिक्षक केंद्रित। अच्छा सख्त शिक्षक केंद्रित हो गया तो हम जानते हैं जो इस समय समावेशी शिक्षा हो या जो भी शिक्षा की प्रणाली है, जो टीचिंग की जो सिस्टम चल रहा है वह चल रहा है भाई साहब बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, न कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। तो आपका या तो गलत लिखा गया एकदम करा कि जो स्ट्रिक्ट टीचर सेंटर्ड पेडागोगी की बात कर रहा है तो अपने आप में पूरी तरीके से निगेटिव है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हुए चलेंगे। हर प्रश्न की व्याख्या को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको बहुत सरल लगेगा कि कैसे ऑप्शन अपने आप में टिक हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? निम्न में से किससे बचना चाहिए? उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरीके से अप्रासंगिक हैं। भैया आप देखिए, निम्न में से किससे बचना चाहिए? अच्छा बचने की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? हमें नेगेटिव चीजें ढूंढनी है। कौन सा इसमें से नेगेटिव पॉइंट है यही ढूंढना है, क्योंकि कारक किससे बचना है, ये तो मतलब किससे बचना होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एवॉइड की बात कर रहा है, मतलब बचाव की बात हो रही है। चलिए हम ढूंढते हैं कौन सा नेगेटिव है। उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना चाहिए। देखिए दोस्त, अगर हम भी कोई चीज आपको बताते हैं तो कोशिश करते हैं जो भी आपको हम सिखाएं वो आपके एनवायरनमेंट से, आपके वातावरण से जुड़ा हुआ चीजें रहे। जो भी हम एग्जांपल देंगे वह आपके एनवायरनमेंट से होगा। तो आपको कहीं ना कहीं आप कल्पना करके इमेजिन पावर की आपको जनरेट करके अपने दिमाग को थोड़ा सा रिवर्स करके आप चीजों को समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट से जुड़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं वह समाज में आपकी एनवायरनमेंट चीजें घट रही होंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। अच्छा, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। तो मैंने आपको बताया हमेशा से कि उनका जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्ट है वो उसको हम क्या करेंगे, हम हमेशा से क्या देंगे, इंपॉर्टेंट देंगे। हमेशा से क्या देंगे, इंपॉर्टेंट देंगे, महत्व देंगे। और इसीलिए आपका यह पूरी तरीके से राइट है। चलिए 80 ऑप्शन में कहते हैं पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना। एकदम बात सही है कि उनको हम एकदम उनके जो प्रचलित लोकगीत और
सभी को हम शामिल करेंगे। लेकिन डी ऑप्शन में करा है कि इन संप्रतियों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरीके से अप्रासंगिक है। भाई साहब प्रासंगिक यहां पर होता तो बात बनती, लेकिन अप्रासंगिक लिखा गया है, इसी वजह से राइट ऑप्शन होगा डी। देखिए जब आप बात करें, अगर जो भी इसमें जो शिक्षिका महोदया देख रही होंगी, जो शिक्षिका महोदया सब देख रही हैं, वह आंसर देखिए आपके, अगर मान लीजिए ड्यूटी आपकी लग जाती है लखीमपुर जैसे, सोनभद्र जैसे क्षेत्रों में जहां पर थोड़ी सी जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, अगर जनजातियां पाई जा रही हैं जैसे सोनभद्र क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अगर ड्यूटी लगने के बाद आपको कैसे पढ़ाना है और किससे बचना है, यही जानिए एक तरीके से यह क्वेश्चन था। तो आपका 8 नंबर के लिए डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? अच्छा ठीक है, समावेशी जो का शिक्षा का सिद्धांत जो कहता है किसको बढ़ावा देगा? विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, जब विद्यार्थियों का पृथकीकरण। देखिए समावेशी शिक्षा का सिद्धांत कहता है सभी बच्चों को हम एक साथ लेके चलेंगे, और समावेशी क्लासरूम कहता है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर हम शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए कह रहा है विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, तो अभाव देखने का बात नहीं होती है, या तो अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। देखिए कह रहा है कि अभाव देखने की बात कर रहा है, तो हम बात करेंगे अभाव नहीं। कह रहा दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल एकदम अपने आप में या पूरी तरीके से गलत है। कह रहा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान एकदम सही है। जब आप व्यक्तिगत भिन्नताओं, क्योंकि अलग अलग बच्चे, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे आपके क्लासरूम में बैठेंगे, जब आप क्लास में बैठेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है कोई बच्चा एक तरीके का नहीं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं या कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एक समान से नहीं है। तो हर क्लास में कम से कम 15, 20, 25, 50 बच्चे बैठेंगे, तो इससे क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति भिन्नताएं होंगी, तो हम क्या करें, उसको कंप्रोमाइज करते हुए चीजों को व्यवस्थित क्रम से और सम्मान को सभी को देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। अच्छा गलत विद्यार्थियों का पृथकीकरण, तो आप जानते हैं जब पृथकीकरण कर देंगे तो अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। राइट आंसर बनेगा 9 का सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना, व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग, व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रावधान, पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनेगा? प्रश्न संख्या 10, उन विद्यार्थियों की सफल समावेशन जिसमें क्या श्रवण बाधिता, मतलब उनको सुनाई सही तरीके से नहीं देता है। अच्छा शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सांकेतिक भाषा का प्रयोग को हतोत्साहित करना। ठीक है, हम जानते हैं भाई साहब जिसको सुनाई नहीं देगा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, या तो प्रोत्साहित होता तो बात बनती, लेकिन पूरी तरीके से हतोत्साहित लिखा गया है, अपने आप में गलत हो जाएगा। व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण, जब भाई साहब अभी आपको सुनाई ना दे और हम कितना भी बोलते रहे, कोई मतलब चलेगा, कोई मतलब होगा? एकदम नहीं होगा। इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या करा है? व्यापक रूप से मौखिक। अच्छा जब सुनाई नहीं देता तो मौखिक हम बोलने से कोई अर्थ निकलेगा? एकदम नहीं निकलेगा। क्या व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रावधान, तो एकदम ठीक है भाई साहब, आपका क्या ऑडियो टेप का इस्तेमाल करके चाहे आप डीजे लगा दो, क्या उससे कोई मतलब है? नहीं। मैंने आपको बताया जब सुनाई नहीं दे रहा उससे क्या फर्क पड़ने वाला, कोई नहीं। पर्याप्त गैर मौखिक, मतलब जितना कोशिश हो सके कि वह क्या दें, मौखिक गैर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करें, मतलब कोशिश करें ज्यादा ना बोलने की, ज्यादा कोशिश करें, जो पर्याप्त मात्रा में कोशिश करें कि आपको मौखिक ना बोलना पड़े। और इसीलिए दोस्त आपका 10 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा प्रश्न संख्या 10 के। देखिए आप सभी के सामने या तो समावेशी के 10 प्रश्न थे, आगे हम बात करेंगे आरटीई के। अब 10 प्रश्न आपके सामने होने वाले हैं, इसे आप देखेंगे। अभी आपके सामने क्या था, समावेशी के थे, अब आपके सामने जो होने वाले हैं वह होंगे दोस्तों आरटीई के। चलिए आप सभी के सामने प्रश्न संख्या 11 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को अनुचित सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष के लिए या 3 से 18 वर्ष के लिए तक के लिए, या 6 से 14 वर्ष के लिए, या फिर 6 से 22 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या बहुत अच्छा है और इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है दोस्तों।
तो आपको पता है कि आरटीई की बात करें, राइट टू एजुकेशन की जब बात करते हैं तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक बच्चे का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक उनका मौलिक अधिकार आया, आर्टिकल 21 में जोड़ करके उनका बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की जाएगी। तो वह कितने से बच्चों के लिए, अच्छा दिव्यांग बच्चों की बात करा, जब बात करेंगे सीधा, अगर सामान्य बच्चा होता, देखिए सामान्य बच्चा होता तो उसमें बात की जाती है 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। अच्छा, आपके सामने क्या लिखा गया है, वह लिखा गया कि दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की जब बात कर लेते हैं तो दिव्यांग में यही हो जाता है 6 से 18 वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, 6 से 18 वर्ष हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा ना, वह राइट आंसर दोस्त बनेगा ऑप्शन संख्या ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो होगा फ्रॉम 6 ईयर टू 18 ईयर। तो आर्टिकल जो एक्ट 2009 है उसकी बात किया जाए तो दिव्यांग बच्चों की जब चर्चा करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, कर निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करती है? कर समावेशी शिक्षा का, कर पृथकीकरण का, कर मुख्य धारा शिक्षण का, या कर एकीकृत शिक्षण का? तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या बात की जाए, वह बात आपके सामने है 12 नंबर के लिए। अच्छा, किसकी वकालत करती? आरटीई, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। 2009 किसकी वकालत करती है? तो दोस्त वकालती है कि भाई साहब जो हम शिक्षा प्रोवाइड करेंगे बच्चों को किसके आधार पर शिक्षा देंगे? समावेशी शिक्षा के आधार पर। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा के आधार पर हम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए दोस्त जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 करा दोस्त, करा आपके सामने 13 नंबर करा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कर अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, कर मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, कर व्यवहारवादी सिद्धांत, या कर आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति आवृत्ति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें हमें लगता है कि आप गलतियां कर सकते हैं। दोस्त बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात किया जाए तो आरटी 2009 की जब आप बात करते हैं तो यह कहता है कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो से 6 से 14 वर्ष की बच्ची को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले और सरकार उसे प्रोवाइड करे। तो कहीं ना कहीं वह क्या है, उसका अधिकार है, एकदम सही है और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। इसलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट बनेगा। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की बात करता है, ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बनेगा वह ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। और यहीं पर देखिए समावेशी शिक्षा की बात हो रही है ना, तो मैंने आपको बताया क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा उसका अधिकार है, यहाँ पर कर व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना अपने आप में गलत होगा, कर व्यवहारवादी सिद्धांत पर नहीं चलता गलत होगा, कर आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति की कोई मतलब ही नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन संख्या 13 का ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कर कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? कर 86वें संशोधन, कर 25वें संशोधन, कर 92वें संशोधन, या 22वें संशोधन? तो बताएंगे कौन से संविधान संशोधन के तहत यह शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। तो मैंने आपको बताया कि जो यह था 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, ध्यान देंगे, संविधान संशोधन 2002 के तहत, संविधान संशोधन 2002 के तहत यह शिक्षा का क्या हो गया, मौलिक अधिकार बन गया। अच्छा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, जो सामान्य बच्चा है उनकी बात की जाए, उनको शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की। जो दिव्यांग बच्चे हो गए वह 6 से 18 वर्ष की बात करता है। अच्छा, यही पर बात किया जाए, एक क्वेश्चन और आपसे बनता है कि कब यह जो आरटी 2009 है, आरटी 2009 है कब लागू हुआ? तो लागू की जैसे बात करेगा, जैसे लागू की बात करेगा तुरंत आप बताएंगे 1 अप्रैल, कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को यह शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। तो राइट आंसर क्या हमारा बनेगा? वह बनेगा ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। क्या 86वें अमेंडेंट जो होगा तो आपका क्या बनेगा? ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 15 नंबर की चर्चा करते हैं दोस्त। करा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार
बालकों हित कार्य 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? बेहतरीन प्रश्न है, किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? बेहतरीन प्रश्न, और इसके लिए बताएंगे तो करा कि 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, करा आपदा राहत कार्य में, करा चुनाव संबंधित कार्य में, या पल्स पोलियो कार्यक्रम में। देखिए जब आरटीई 2009 आया तो दोस्तों उसमें कहा गया कि भाई साहब आप जनगणना में शिक्षक को लगा सकते हो। किसमें? जनगणना में शिक्षक को क्या कर सकते हो? जनगणना में शिक्षक को लगा सकते हो। लेकिन अगर बात की जनगणना में आप शिक्षक को लगा सकते हो, आप और किस में लगा सकते हो? आप आपदा कार्य में शिक्षक को ड्यूटी लगा सकते हो, आप चुनाव में लगा सकते हो, लेकिन पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्त आपका राइट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। देखिए पहले क्या होता था ना, जब 2009 के पहले आप देखेंगे जब यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, तो उसके बाद कह रहे उसके पहले आप देखे होंगे कि पोलियो ड्राफ्ट में जब होता था तो आप देखते थे जब ये टीचर थे जो सहायक अध्यापक हुआ करते थे प्राइमरी में, उनकी ड्यूटी लगती थी, लेकिन बाद में इनकी ड्यूटी हटा दी गई। तो इनका कार्य से इनके कार्य को मतलब इनमें कार्य में नहीं लगाया जाएगा। किसमें? वह पल्स पोलियो में। और इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और जो आपके आशा बहने हैं उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो राइट आंसर होगा 15 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। देखिए एक सप्ताह की बात हो रही है, एक सप्ताह में एक टीचर कितने घंटे वर्क करेगा इसकी बात हो रही है। बेहतरीन प्रश्न है आरटीई 2009 के आने के बाद जी एकदम बताएंगे कितना। आप देखेंगे कितने घंटे एक सप्ताह में बात किया जाए, एक सप्ताह में जब आप बात करते हैं तो एक सप्ताह में जो बात किया गया वह 45 घंटे वर्क करने की बात की गई। ठीक है, आरटीई के थ्रू। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी बनेगा। तो 45 हावर्स इज द राइट आंसर। तो 45 घंटे आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 17, करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो बताएंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड स्टडी व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें कौशलों के लिए तैयार करेंगे, या फिर कह रहा बी ऑप्शन में कह रहा घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, कह खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। क्या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है? बेहतरीन प्रश्न है और आप बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। जी दोस्त, इसमें से क्या राइट ऑप्शन आपका बनेगा? बेहतरीन प्रश्न करा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें कौशलों के लिए तैयार करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं करता है दोस्तों। अच्छा, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ उन्हें आवश्यकता उपलब्ध कराएं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं करता है। करा कि सी में करा खास तौर पर उनके लिए जो बनाए गए विशेष विद्यालयों में वह भी नहीं होगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, और इसीलिए समावेशी शिक्षा की बात हुई क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उनकी बच्चों को पूर्ति की जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ये चीजें होंगी। राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या काम करती है? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, या विशेष अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात हो रही है। आयु के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की बात हो रही है। मुख्य धारा की बात कर रही है। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाता नहीं भैया, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने की जोर नहीं दी जाती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कभी नहीं गया है
अच्छा, कोई बच्चा इसमें है जो गया है और छोड़ दिया है, उसकी बात हो रही है। जो 6 से 14 वर्ष की जो अधिकार अधिनियम है, आरटी है, उसकी बात हो रही है। क्या इसमें मुख्य बात है, मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है? चलिए, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाता है और इसीलिए आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा बी। अलग से विद्यालय खोलने की बात नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं सभी बच्चों को एक रूम में, एक क्लास में अलग से शिक्षक नियुक्त करने की कोई बात नहीं होती। राइट ऑप्शन बनेगा हमारा बी ऑप्शन, पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर के लिए, कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। कर निःशक्त बच्चे, कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे या बच्चों की नियमित उपस्थिति, कर किस पर लागू नहीं होता? बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 के लिए। तो करा कि किन बच्चों पर लागू नहीं होता आरटी 2009? बेहतरीन प्रश्न है, किस बच्चों पर लागू नहीं होता है? तो आप देखेंगे निःशक्त बच्चों पर लागू होता है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों पर भी लागू होता है, लेकिन 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर नहीं लागू होता और इसीलिए राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, डी में करा बच्चों को नियमित उपस्थिति, इस पर भी लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे 20 नंबर की बात करें और करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों आप जानते हैं आरटीई 2009 की बात की जाए, जो शिक्षक का कार्य सौंपा गया दायित्व तो पूरा करना होगा, वह पूरा करना होगा कि नियमित रूप से समय पर उपस्थित करे। सबसे पहले वह नियमित रूप से विद्यालय टाइम टू टाइम जाए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति दर्ज कराए, नियमित उपस्थित हो और साथ ही साथ समय पर संचालन, जो सिलेबस है उसका संचालन पूरा करें। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, पूरी तरीके से जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू मतलब प्रोसेस में नियंत्रित, वह एक पर कंटिन्यू एक तरीके से बात करें प्रोसेस में काम की करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। देखिए पेपर के पहले चीजें पूरा करके रिवीजन करा कर उसको टाइम टू टाइम चीजें करना होगा और इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही और सी है, इसीलिए दोस्तों डी ऑप्शन पूरी तरीके से अपने आप में राइट हो जाएगा, क्योंकि जब तीनों सही है तो अपने आप में डी ऑप्शन ही बनेगा। तो ऑल ऑफ, देखिए तो ऑल ऑफ विच एकदम पूरा बन जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका इसमें से बनेगा एकदम डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। देखिए 20-21 नंबर की अब चर्चा करते हैं और 21 नंबर प्रश्न आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न होगा। हर प्रश्न को अच्छे से आप लोग देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 20 प्रश्न आपके सामने था, जो समावेशी से और आरटीई से 20 क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया। अब 21 नंबर से 30 नंबर तक आपके जो होंगे वह होंगे एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। देखिए बेहतरीन प्रश्न करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? कर संकल्पनात्मक समझ, कर गैर संदर्भित विषय वस्तु, कर रट कर सीखना या परीक्षाओं के लिए सीखना। तो दोस्तों इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। तो आप जानते हैं कि भाई साहब जो आरटीई 2009 की आरटी ने जो एनईपी है 2020 है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वह 2020 का आती है। भाई साहब शिक्षा पर जो बल दिया जाएगा वह संकल्पनात्मक समझ पर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल दी जाएगी और राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करेगा, राइट ऑप्शन हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट, गैर संदर्भित विषय वस्तु, भाई साहब गैर संदर्भित विषय वस्तु पर जोर देता है, गैर संदर्भित पे नहीं। रोट कर देखिए करा कि रट कर सीखना ये अपने आप में गलत है, परीक्षाओं के लिए सीखना भी अपने आप में गलत है। तो राइट आंसर 21 का बनेगा ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? कर पाठचर्या का लचीलापन, कर पाठचर्या का मानकीकरण, कर पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, कर पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर आपका बनने वाला है? What does the national education policy 2020 emphasize on? तो किस पर जोर देगा? पाठचर्या का लचीलापन। आप जानते हैं पहले मैंने आपको बताया कैरिकुलम का क्या होना चाहिए, इनफ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैरिकुलम कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और पाठचर्या का एकदम लचीलापन एकदम राइट ऑप्शन बनेगा। पाठचर्या का जो मानकीकरण तो मैंने आपको बताया, कभी नहीं मैंने मानकीकरण बताया था, मैंने कहा था कि हमेशा लचीलापन होगा। यह ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। पाठ्य पुस्तकों पर गैर संदर्भीकरण, तो आप जानते हैं संदर्भीकरण होना चाहिए ना कि गैर संदर्भीकरण, इसी वजह से यह गलत होगा, गैर की वजह से। पाठ्य
पाठ पुस्तकों को रट कर याद करना, तो आप जानते हैं पाठ पुस्तक को रट कर याद करना नहीं, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पर आधारित होनी चाहिए जो पाठ पुस्तक है। और इसीलिए दोस्तों डी ऑप्शन भी अपने आप में गलत होगा। 22 नंबर का ए इज द राइट ऑप्शन। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा। जो रिपोर्ट कार्ड होगा, जैसे विद्यालय में जब अभिभावक ने एंट्री करा दिया, ला के प्रवेश करा दिया, अब बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो वह रिपोर्ट कार्ड जब बच्चे में कितना प्रोग्रेस कर रहा है, वह रिपोर्ट कार्ड जो प्रोग्रेसिव कार्ड होगा वह कैसा होगा। करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार 2020 की बात कर रहा है, करा मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा क्या, करा मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित, करा विद्यार्थी के प्रदर्शन को उसके सहपाठी से तुलना के रूप में प्रदर्शन पर, या करा विद्यार्थी के प्रगति की विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। तो देखिए जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा मित्र, वह रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा, करा कि मानक संदर्भित परीक्षण। तो मानक संदर्भित अपने आप में नहीं होगा, लचीला होना चाहिए था। अगर होता परीक्षण की बात करता तो भी लचीले की बात करता, कोई स्टैंडर्ड की बात नहीं करता, इसलिए गलत होगा। करा मापदंड संदर्भित परीक्षण, तो मापदंड संदर्भित परीक्षण भी क्या होगा, गलत है, अपने आप में निगेटिव है। तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उसके सहपाठियों से तुलना, तो तुलना शब्द अपने आप में क्या निगेटिव है, या भी गलत होगा। तो विद्यार्थियों का कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों की जो प्रगति है को विशिष्टता को क्या करे, प्रतिबिंबित करे, उसको दिखाए कि भाई साहब उसमें विशिष्टता क्या है, उसमें स्पेसिफिक क्या है, उसमें अलग एक बच्चे से उसमें दूसरे में अलग क्या है, इसको प्रतिबिंबित करता हुआ वह रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 23 का जो बनेगा वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 24 करा कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए। करा परीक्षाओं पर केंद्रित हो, करा कि पाठ पुस्तकों पर केंद्रित हो, करा संलग्न और संदर्भित हो, करा मानकीकृत और एक रूपी हो। तो सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चा पिछड़ा है, तो करा कि उनकी अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी प्रस्तावित करती है, पाठचर्या और शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया परीक्षा पर केंद्रित नहीं बात की है, मैंने कभी नहीं बताया कि परीक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। परीक्षा पर केंद्रित अपने आप में नेगेटिव होगा, तो फोकस ऑन एग्जामिनेशंस या तो गलत हो जाएगा। करा कि पाठ पुस्तकों पर केंद्रित, करा कि फोकस ऑन टेक्स्ट बुक्स, तो आप जानते हैं टेक्स्ट बुक्स पर भी जो फोकस नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इस पर वह होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए। तो वी अटैच्ड ऑन रिफरेंस्ड होने चाहिए, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। संलग्न और संदर्भित होगा, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ हो, संलग्न हो और उससे संदर्भित हो, उससे संदर्भ रखता हो, और ऐसी पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। राइट आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन। कारण मानकीकृत और एक रूपी, तो मानकीकृत अपने आप में क्या निगेटिव है और एक रूपी भी अपने आप में निगेटिव है, क्योंकि हर बच्चों में व्यक्ति बनता है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा प्रश्न संख्या 24 का वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 25 नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए। दोस्त करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन और समावेश को प्रस्तावित करती है। कैसा होना चाहिए मूल्यांकन के लिए, कैसा होना चाहिए मूल्यांकन के लिए देखेंगे। समूह कार्य स्व आकलन, परियोजना मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो, मानक निर्देशित मापदंड निर्देशित परीक्षा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मूल्यांकन के संदर्भ में इवैल्यूएशन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, तो बच्चों की जो इवैल्यूएशन की जो चर्चा करता है, बच्चों की इवैल्यूएशन के लिए वह कहता भाई साहब समूह कार्य पर होना चाहिए। किस पे? समूह कार्य पे होना चाहिए और स्व आकलन पर होना चाहिए। मूल्यांकन कैसे होना? समूह कार्य और स्व आकलन पर होना चाहिए। राइट ऑप्शन बनेगा हमारा ए ऑप्शन। करा परियोजना, तो परियोजना तो ठीक है, प्रोजेक्ट की बात तो सही है, लेकिन मानकीकृत परीक्षा की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड की बात हो रही है, स्टैंडर्ड जो आपके एग्जामिनेशन है उसकी बात नहीं होगा। ठीक है, अपने आप में क्या होगा? निगेटिव है मानकीकृत शब्द। मानकीकृत परीक्षा अपने आप में क्या फिर से निगेटिव, और पोर्टफोलियो तो होना चाहिए था, रिकॉर्ड तो होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहां पर बात बिगड़ गई। अच्छा, मानक निर्देशित यहां भी हो गया, अपने आप में गलत हो गया। और डी यहां भी मानक मापदंड निर्देशित हो गया, तो मानदंड हो गया, इसी वजह से यह भी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट इज द राइट आंसर। क्या होगा? 25 का ऑप्शन संख्या ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 26 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? कह रहा व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन, कह रहा किस पर जोर देती है? कह रहे भाई साहब परीक्षा के लिए पढ़ना, कह स्मरण आधारित शिक्षा, या फिर कह रहा कि वेदन एवं अभ्यास, इन करा की इन संप्रति समझ। तो मैंने आपको बताया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह किस पर जोर देगी? सीधा सा मतलब है संप्रति समझ पर, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देगी। एकदम राइट आंसर क्या बनेगा? वह प्रश्न संख्या आपका 26 का जो बनेगा वह डी ऑप्शन बन जाएगा। परीक्षा के लिए पढ़ने की बात नहीं करता है, या तो गलत हो जाए परीक्षा वाला अपने आप गलत, स्मरण भी अपने आप में गलत, और भेदन अभ्यास भी गलत होगा। राइट ऑप्शन होगा डी। प्रश्न संख्या 27 को ध्यानपूर्वक देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, क्या विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो करा कि ए ऑप्शन में करा सेकेंड और फोर्थ, बी ऑप्शन में करा सेकेंड और थर्ड, सी में करा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, डी ऑप्शन में करा है सेकेंड थर्ड और फोर्थ। देखिए ध्यान पूर्वक पहले ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसको प्रस्तावित करती है? चलिए, विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, एकदम सही है। कहता है जो पाठचर्या है और विषय वस्तु दोनों में क्या होनी चाहिए? कटौती की बात करती है कि बहुत ज्यादा ना हो, बच्चे को जितना सिखाएं जितना बच्चा हजम कर ले जाए, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा दे दी जाए। तो कहीं ना कहीं कटौती पर बात करता है, ये ऑप्शन बनेगा। और कह रहा है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन, तो मैंने आपको बताया कैरिकुलम की जो फ्लेक्सिबल पर बात करता है उसके वृद्धि पर बात करता है, लचीलेपन में वृद्धि की बात करता है। रटन अधिगम को महत्व देना, तो रटन अधिगम को महत्व नहीं दिया जाता, सी ऑप्शन नहीं बनेगा। कर विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करना, जो महत्व देना, इंपॉर्टेंट देना, एकदम ऑप्शन संख्या फोर्थ भी बनेगा। तो कहने फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ किस में बनेगा? फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने की कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, या सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने का विकास के अनुकूलन करना, या विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। दोस्त प्रश्न संख्या 28 और ध्यान पूर्वक देखेंगे और बता देंगे। देखिए करा कि आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? आकलन के लिए अंतर्निहित मतलब असेसमेंट के लिए क्या कैसा प्रोसेस होना चाहिए? करा मुख्य रूप से रटने के कौशलों के परीक्षण। क्या भाई साहब आकलन में हम ये करते हैं कि कितना आपने रट्टा मार लिया है उसका आकलन करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो करा कि कहीं ना कहीं करा मुख्य रूप से रटने के कौशल जो रटना का है जो स्किल है उसका हम आकलन करते हैं? नहीं करते हैं, तो गलत होगा। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, केवल हम बच्चे के संज्ञानात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है भाई साहब सिर्फ संज्ञान नहीं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों का आकलन करना है। तो इसमें केवल कह रहा है कि विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, तो केवल अपने आप में क्या हो, वैसे भी गलत हो गया। अच्छा सी में चलते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास को अनुकूलन करना, एकदम सही है। सभी बच्चों को क्या करना है? उनके सीखने के लिए विकास का अनुकूलन करने पर जोर दिया जाता। राइट ऑप्शन होगा सी। अच्छा डी में करा विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षा, केवल वर्ष के अंत में होगा और करा कि केवल संज्ञानात्मक आयाम, तो करा वर्ष के अंत में होगा और वो भी संज्ञानात्मक आयाम, तो सिर्फ संज्ञानात्मक की बात करता ही नहीं है, साथ ही साथ दोनों पक्षों की बात करता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा तो होगा ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर की चर्चा ध्यानपूर्वक देखेंगे और बता देंगे क्या इसमें से राइट होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको गलत ढूंढना है, कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विविध प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर प्रतिवर्तन,
परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। करा कि सी में करे एनईपी 2020 प्रस्ताव करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन और समूह आकलन को प्रोत्साहित करना। अच्छा, डी में करा एनईपी प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट proposed in the National Education Policy 2020 और is not correct। तो कौन सा इसमें से गलत है? देखिए, अब हम व्याख्या को ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों, यानी ईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों, ठीक है, विभिन्न प्रकार की विधियों की बात करता है। साथ ही साथ योजनाएं जैसे समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का भी प्रस्ताव रखती है। इसके मूल्यांकन की बात करता है, कहता है समूह कार्य पर भी मूल्यांकन होना चाहिए और स्व आकलन पर भी मूल्यांकन होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है, हमारा गलत नहीं है। यानी ईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, तो आप जानते हैं पूरी तरीके से यही पॉइंट पर हो गया गलती। कैसे हो गया गलती? जो एनईपी 2020 बात करता है वह कहता है योगात्मक से किधर जाना है, योगात्मक से रचनात्मक की तरफ जाना है, योगात्मक से रचनात्मक की तरफ जाना है, ना कि रचनात्मक से योगात्मक की तरफ। तो इसकी बात की जाए तो फॉर्मेटिव से जो समेटिव से और फॉर्मेटिव की तरफ जाना है, ना कि आपका जो फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ। तो इसका कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा? देखिए यहां पर लिखा है जो कैसा होना चाहिए, फॉर्मेटिव टू क्या होना चाहिए, समेटिव की तरफ की बात करता है, ना कि समेटिव टू जो समेटिव टू फॉर्मेटिव की तरफ। मतलब कहीं ना कहीं जो योगात्मक से रचनात्मक की तरफ चलेगा, पहले आपको फॉर्मेटिव नहीं होगा, पहले रचनात्मक नहीं होगा, पहले योगात्मक होगा, योगात्मक से रचनात्मक की बात करता है। और इसीलिए दोस्तों यही पॉइंट होगा गलत, और गलत ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। कैसे होना चाहिए? वह समेटिव टू फॉर्मेटिव की तरफ चलेगा, ना कि फॉर्मेटिव टू समेटिव की तरफ। इसलिए दोस्तों ऑप्शन संख्या बी बनेगा। सी में कारक की एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन और समूह आकलन को प्रोत्साहित करना। एकदम शिक्षक भी आकलन करेगा, साथ ही साथ स्व आकलन की भी बात करता है और समूह आकलन की भी बात की जाती है, इसलिए पॉजिटिव है सी ऑप्शन। एनईपी 2000 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों उन्नत पत्र क्या होना चाहिए, जो बच्चों को प्रोग्रेसिव कार्ड दिया जाए वह कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता हुआ, मतलब उसके चेक करता हुआ भावनात्मक आयाम को, और साथ ही साथ उसके जो मनोगत्यात्मक आयाम को, तीनों को जो चेक करता हुआ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन भी राइट है, लेकिन गलत है ऑप्शन संख्या बी, और बी ही हमारा राइट आंसर बनेगा। अच्छा, आज का लास्ट प्रश्न आपके सभी के सामने होगा, इसे देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए, लर्निंग कैसे होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लर्निंग शुड बी करा की विषय वस्तु अभिमुखी, करा पाठ पुस्तक केंद्रित, करा प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। तो मैंने आपको पहले बताया था वह अधिगम कैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वह प्रयोगात्मक होनी चाहिए। राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो अधिगम जो प्रयोगात्मक की बात करता, अनुभवात्मक की बात करता है, एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, वह आपके रटा रटाई ना हो, आपके ज्ञान को, आपके जो एक्सपीरियंस के आधार पर ज्ञान होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 30 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। तो दोस्त आप सभी के सामने 30 प्रश्न थे जो आप सभी को अच्छे से समझाए गए, सिखाए गए, जिसमें से एनईपी पर मैंने बात की, मैंने आरटीई पर बात की, मैंने आपको समावेशी शिक्षा पर बात की। बेहतरीन प्रश्न थे और ऐसे ही पेपर में आप सभी के कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अच्छे से आपको पढ़ना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी आपको सेशन लगा हो, एक बार क्लास एंड होने के बाद अपने राय कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर देंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।